तुम ही लोग गुंडाई कर लो। इंटरनल, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? लेटर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। कल कहाँ तक क्या हुआ? अच्छा, चालू है ना? ठीक, एकदम ध्यान से सुनना। कल हमने पढ़ लिया था टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है, हीट एक्चुअली में क्या होता है, और हमने कल पढ़ लिया था कि हीट जो है वो नॉन मैकेनिकल ट्रांसफरेबल एनर्जी है। टेम्परेचर को भी हमने इमेजिन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद कल हमने मॉलिक्यूलर लेवल की भी बात की थी और एनर्जीज बढ़ने घटने की भी बात की थी। हड़बड़ी में मैं एडियाबैटिक बताने जा रहा था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं सीधे शुरू करता हूँ कि जब हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ने के बाद सीधे वर्क इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। तो वर्क से पहले मैं इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। एकदम ध्यान से देखना। पहले ये बताओ कि जो लोग थोड़ा सा भी वीडियो देखे हो घर जा कर के, कोई कन्फ्यूजन बचा है दिमाग में? सब क्लियर है? देखे तो हो ना आयुष के अलावा? आयुष तो देखा है फुल, फेमस वायरल कर रहे हैं तुमको। देखो, इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से। इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? हाँ, ठीक। अब बारीकी से बात हम लोग करते हैं। कोई सब्सटेंस रखा गया है, एकदम ध्यान सुनना, बात नहीं करना बच्चा। कोई सब्सटेंस रखा गया है, इस पे तमाम तरीके का फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन वगैरह 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 वगैरह, लेकिन वो हम कंसिडर करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? और उससे हमको कल ही बताया था, मतलब नहीं रखना है। यानी हमको उसी एनर्जी की चर्चा करनी है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करेगा। तो इंटरनल एक एनर्जी एक तरीके से सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी एक तरीके से सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मॉलिक्यूलर में 3 तरह की एनर्जीज बेसिकली पाई जाती हैं। ध्यान से सुनना। मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, एकदम ध्यान से सुनना। कौन कौन से 3 तरह के? काइनेटिक एनर्जी। भाई मॉलिक्यूल मोशन करने लगे एनर्जी गेन करने के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। दूसरा, कभी कभी मॉलिक्यूल मोशन नहीं करते हैं फिर भी हीट ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने बताया भी एग्जांपल। तो उस समय कैसे हीट ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है? वाइब्रेशन की वजह से। मैं कई बार कहता हूं वाइब्रेट होगा तो अगले बल फिर हीट का ट्रांसफर कर देगा। यानी दूसरा कौन सा हो गया? वाइब्रेशनल। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर जो कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो वो भी तो मोशन कर रहा है, क्या उसको काइनेटिक नहीं कह सकते? नहीं। अगर वाइब्रेशनल को कोई काइनेटिक कह रहा है तो गलत कह रहा है, तब उसका कॉन्सेप्ट ना काइनेटिक का क्लियर है ना वाइब्रेशन का। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो अपनी पोजीशन से आगे या पीछे मूव करती है, टू एंड फ्रो, ये होता है वाइब्रेशन। बात समझ आ रही है? काइनेटिक एनर्जी, अंतर समझना। वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही है बात? तो कोई ये नहीं कहेगा कि वाइब्रेशन और काइनेटिक एनर्जी एक ही, मतलब इमेजिन नहीं करना है। समझ रहे हो ना? जैसे ये मार्कर है, अगर हम कहेंगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है या इसके पास वाइब्रेशन एनर्जी है, तो इसका मतलब मार्कर कैसे मूव कर रहा है? घड़ी का पेंडुलम जैसे देखे हो, और अपने ही जगह के राउंड। और अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी है तो पूरा का पूरा ऐसे मूव कर रहा है, एकदम हाफ इंटू mv² वाला का केस। क्लियर हुआ ये चीज? और तीसरी कौन सी होगी मॉलिक्यूलर्स में? अट्रैक्शन। हम लोग बोलते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन जब हम लोग पढ़े थे तो याद करो क्या बोला था कि मैंने फोर्स लगेगा तो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होगा। फोर्स हटाने के बाद जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पे पहला मॉलिक्यूल पहुंचा, दूसरे वाले को खींच लेगा। और हम लोग कई बार पढ़े हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूछो।
सर तो अट्रैक्शन है, मतलब जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल है, बस यही। हाँ हाँ, अट्रैक्शन एनर्जी के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी आता है। ये अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स है, यही कारण है पोटेंशियल एनर्जी का, यही कारण है मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो यानी जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, सब्सटेंस के इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, तो एक्चुअली हम इन्हीं तीनों की बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक, वाइब्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो आयुष किसकी बात करेंगे? काइनेटिक, वाइब्रेशनल और पोटेंशियल एनर्जी। हर्षित, क्लियर हो रहा है ये चीज? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखो, बार बार एक चीज तुम लोगों के कान में आवाज करती है, शोर करती है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आता है। पहले ये क्लियर करो कि आइडियल गैस का लफड़ा क्या है। जो गोयस लॉ चाहता होगा, जो लॉ फॉलो करे उसको आइडियल गैस कहते हैं। वो तो केमिस्ट्री में है ना, इसमें आइडियल गैस का सीधा सीधा मतलब हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एकदम ध्यान से सुनना इस बात को कि आइडियल गैस वही गैस होगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। अब जब बोला जाए कि दिस लॉ फॉलोड फॉर आइडियल गैस, यानी वो ऐसा गैस लिया गया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन। अब क्लियर हो रहा है? इमेजिन हो रहा है? ये क्या है? हाँ तो ऐसे बोलो, वैसे हम अंग्रेजी बोल दे रहा हूँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। केटीजी लॉ ऑफ वही फॉलो होगा। जब मैं काइनेटिक थ्योरी बताऊंगा तो उसमें मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक है, वो अभी बताऊंगा। फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट है वो बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आएगा ये, ठीक है ना? वो मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जब आइडियल गैस बोला जाएगा तो ये कहानी है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं, अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरा केस यही लेके चलेगा, तो जब मैं अब इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो एक्चुअली में मैं किसकी बात कर रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो। ये चीज समझ में आई बात? आई नहीं आई? इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे पढ़ूंगा। अब एकदम ध्यान से सुनो, इंटरनल एनर्जी की बात। हर्षित, कोई कंफ्यूजन है? पूछो हमसे, क्या दिक्कत है? पूछो। सर ये तीनों की मतलब काइनेटिक, वाइब्रेशनल, अट्रैक्शन तीनों जीरो हो रहे हैं, और उसमें आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा सिर्फ, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच जीरो हो जाएगा। तभी तो मस्त एक्सपैंड वो सब करता है, वो फ्री हो जाता है एक तरीके से, ठीक है? हाँ, नो चार्ज नहीं, चार्ज का नाम नहीं लेंगे, अंड बंड नहीं कॉन्सेप्ट मिला देना। चार्ज हम लोग बोलते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गया, और वहां तक जाना ही नहीं है। मैं पहले ही बोला था, कल ही बोला था, माइक्रो तक नहीं जाना है। शब्दों पे आप ध्यान देना है, आप कुछ भी नहीं बोल देना है कि नहीं? उत्कर्ष, उत्कर्ष, हाँ। अब देखो ध्यान से समझो, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब ये हो गया, एक तरीके से हम देखेंगे कि एनर्जीज ऑफ या एवरेज एनर्जीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं प्लस, चलो वाइब्रेशनल एनर्जी भी कर दो, लेकिन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ही हो जाएगा वो केसेस, क्योंकि बेसिकली हम लोग गैस का ही कंडीशन लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ही लिख लो इसको। वाइब्रेशनल एनर्जी मैक्सिमम किस में देखने को मिलता है? कंडक्शन कॉन्डक्शन में, सॉलिड ऑर्बिट में। तो फिलहाल इसको, अब ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ और जान लेना इंटरनल एनर्जी के बारे में, कि इंटरनल एनर्जी इज अ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने ये लिखवाया भी था, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं एक्चुअली इसी पॉइंट को मैं स्टेट फंक्शन का मतलब ही हो गया कि पॉइंट फंक्शन, हाँ, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ? एकदम ध्यान से सुनना इस बात को।
जैसे मान लो ये ग्राफ मैंने बना दिया, ये मान लो प्रेशर हो गया और ये मान लो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब मान लो कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक गया, कंडीशन बदली हमारी, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट हो गया 2। अब ये अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये वॉल्यूम हो गया और ये हो गया प्रेशर। दूसरी कंडीशन में ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, है ना। यानी ये पॉइंट हो गया P1 V1 और ये पॉइंट हो गया P2 V2। ध्यान से सुनना इस बात को। अब अगर यही प्रोसेस या यही काम हम लोग कुछ इस पाथ से करें तो भी ध्यान से समझना, ये हम U1 मान लेते हैं, लिख देते हैं, या हाँ U1 लिख देते हैं, और ये मैं मान लेता हूँ U2 लिख देता हूँ, U2 लिख देता हूँ। तो डेल्टा U जो होगा वो जितना, ध्यान से समझना, डेल्टा U हमेशा U1, ये इसको मत लिखो, डेल्टा U जो होगा वो P2 V2 माइनस P1 V1 एक तरीके से, ये होगा नहीं फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला भी नहीं है, कुछ नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चाहे हम इस पाथ से जाएं, यानी पहले पाथ से जाएं, चाहे हम दूसरे पाथ से जाएं, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमेशा हमको सेम इंटरनल एनर्जी मिलेगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे को फाइनल मान लेता हूँ, इस पॉइंट को इनिशियल मान लेता हूँ, तो इस कंडीशन में यानी इस पाथ पे भी डेल्टा U जो होगा वो UF माइनस UI ही होगा, और इस पाथ के लिए भी डेल्टा U जो है वो UF माइनस UI ही होगा। इसको मत करो, लिखो, इसको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये लिख सकते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। और तुम इसके पहले भी कई कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ चुके हो कि जब फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस पे डिपेंड करता है कोई भी चीज़ तो वो सीधे पॉइंट फंक्शन हो जाता है, यानी स्टेट फंक्शन हो जाता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटरनल एनर्जी की बात ये होती है। तो ये एग्जांपल हो गया पॉइंट फंक्शन का। थोड़ा सा मैं अगर तुम लोगों को और विधिवत बताऊं तो शायद इमेजिन हो जाए, तो थोड़ा सा और विधिवत करने के लिए एक प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान से सुनना, साइक्लिक प्रोसेस में बॉडी चली है, ये चली, ठीक है, ये मान लो प्रेशर और ये मान लो वॉल्यूम। ध्यान से देखना, A से B चली, जब A से B चल रही है तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज है, प्रेशर में कोई अंतर देख रहा हो ना। फिर B से C, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर चेंज हो रहा है। फिर C से A B C D, ठीक, और फिर D से A। यानी बॉडी इनिशिएट कहाँ से की थी, ये इनिशियल पॉइंट था। फाइनल कहाँ पे की, यहीं पे, जहां से स्टार्ट की वहीं पे। तो इसका मतलब है कि यहां पे इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज, अगर तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तो ऐसे कुछ ऐसे समझ लो, इसको सिर्फ इमेजिनेशन के लिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको दिमाग में रखना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़े हो ना, डिस्प्लेसमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल एनर्जी से मिलता है डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्टेंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक हीट से मिल जाता है। ऐसे समझ लो कि इंटरनल एनर्जी यहीं से स्टार्ट हुई थी, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। मान लो ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी थी 5, ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी थी, आगे गई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन वहां पे वापस आई तो कितना मिला इसको फिर से, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही तो पढ़े हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई। तो यू एफ भी क्या है, 5 है, यू आई भी क्या था, 5 ही था, तो डेल्टा यू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि हमेशा याद रखना कि इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है, न कि पाथ फंक्शन है। लेकिन याद रखना कि Q 0 नहीं होगा,
हीट का लॉस कंसिडर होगा, यानी हीट पाथ पे डिपेंड कर सकता है। हीट से मेरा मोटा मोटा मतलब है टेम्परेचर का लॉस ऐसा नहीं है कि हम हर बार जीरो कर देंगे, यानी टेम्परेचर पाथ पे भी डिपेंड कर सकता है, करता है। अब ये भी बना लो, याद रहता कि करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी वर्क की बात शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वर्क का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें मैं वर्क के लिए पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स इज इक्वल टू होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स की जगह अगर हम रखेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डी, और AD क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा PdV, वॉल्यूम को dV, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है बताएंगे अभी हम। तो फिलहाल अभी हमको ये तो क्लियर हो गया कि W इज इक्वल टू हो गया PdV। केमिस्ट्री और फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क में बस यही एक बेसिक अंतर है कि फिजिक्स का वर्क डन पॉजिटिव होता है, केमिस्ट्री का वर्क डन क्यों, एक्सेप्शन। ये मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में अभी मैं आ रहा हूँ, फिजिक्स पे अभी आ रहा हूँ फिजिक्स वाले पे। अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। हाँ, तो वर्क W इज इक्वल टू हो गया PdV। ये तो हम लोगों को एक चीज पता चल गई। अब वर्क के केस में कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जैसे वर्क और हीट एक ही काम करते हैं, क्या, एनर्जी का ट्रांसफर। एनर्जी का कभी भी वर्क हो रहा होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर ही तो हो रहा है। स्विच ऑन किए, पंखा चल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। तो वर्क और हीट दोनों एक ही, अगर कोई बॉडी हीट हो गई तो क्या हो गया, कहीं से एनर्जी गेन करके वहां पे उस बॉडी में इंपोज कर दिया गया। तो वर्क और हीट एक ही काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करना। ये चीज समझ में आ गई। अब अगर किसी सिस्टम के द्वारा वर्क होता है, यानी वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन सिस्टम से वर्क होता है, तो वर्क डन को हम पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन को कब पॉजिटिव लेंगे, जब सिस्टम से वर्क होगा, सिस्टम जब वर्क करेगा तो। और जब सिस्टम पे वर्क होगा, अपॉन अ सिस्टम, जब वर्क डन अपॉन अ सिस्टम होगा तो वर्क डन नेगेटिव लेंगे। समझाते हैं कैसे, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। जैसा कि आयुष की डिमांड पे पिस्टन वाला बड़ा उस दिन लहरिया के बोला था कि सर पिस्टन, देखना ध्यान से देखना। शशांक, शशांक ध्यान से देखिए भैया। ये हम हो गया कोई सिलेंडर, इसमें मान लेते हैं कोई सब्सटेंस फ्लूइड कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है। हम कोई दो ठो वजन इधर रख देते हैं, दो ठो कोई वजन गोला इधर रख देते हैं। मान लो दो ठो इधर भांग का गोला रख दिए, दो ठो इधर भांग का, भांग मैरिजुआना, ठीक है। चलो वही वाला एग्जांपल देते हैं, मान लो। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब इसमें हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हीट देने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद अगर ये पिस्टन को उठा देता है, यही तो है पिस्टन, ये पिस्टन को क्या कर देता है, उठा देता है। पिस्टन को उठा देने का मतलब कि पिस्टन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, पिस्टन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, किसके साथ, चार गोलों के साथ। जब पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना, अभी ये डिस्प्लेसमेंट थी ना, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ये देखो
ये हो जाएगा, यानी यहाँ तक तो डी था और यहाँ पे डेल्टा डी कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही शशांक? क्लियर हो रहा है ना एकदम अच्छे से? यहाँ तक तो डी था ही, यहाँ तक तो डी था ही, यहाँ और बढ़ गया तो क्या हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी बढ़ गई अब, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया d प्लस डेल्टा डी। जब d प्लस डेल्टा डी हो गया तो वॉल्यूम क्या होता था, एरिया इंटू एरिया भले सेम है, लेकिन अब क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल गया? बदल गया ना, तो यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसीलिए हम बार बार dv लिख देते हैं। वॉल्यूम घट या बढ़ सकता है। पहला केस ये समझ में आया। दूसरा ध्यान से सुनना, अगर ये पिस्टन ऊपर उठ गया, अगर ये पिस्टन ऊपर उठ गया यानी प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, प्रेशर ऊपर की तरफ कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है? गैस लगा रहा है, गैस के मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं, और यही तो हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया, यानी वर्क डन बाई वर्क डन। इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन बाई सिस्टम। तो वर्क डन बाई सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाई सिस्टम। और कैसे वर्क डन हो रहा है, एयर क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहा है, एयर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, फैल गया, देखो वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा डी एक्सपैंड हो रहा है। पहली बात तो ये समझ में आया, आया नहीं आया? अच्छा है जिशान, आ रहा है ना बड़ी। अब अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं, ध्यान से देखना एकदम ध्यान से, अगर दूसरे केस की बात करते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट लेते हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट। अब मान लो एक्सपेंशन के बाद पिस्टन यहां पहुंच गया, एक्सपेंशन के बाद पिस्टन कहाँ पहुंच गया, ऊपर एकदम पहुंच गया। ओरिजिनल डिस्टेंस यहाँ पे थी पिस्टन की, एक्सपेंशन के बाद यहाँ पहुंच गया, ठीक है। 4 गोला रखा हुआ था, आयुष बोला कि 4 में काम नहीं चलेगा, भीड़ बढ़ गई है, तो आयुष एक एक्स्ट्रा और गोला रख दिया। अब इसका वजन पिस्टन, जब पिस्टन भारी हो गया तो पिस्टन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। तो जब डाउनवर्ड होगी तो पिस्टन, जब डाउनवर्ड होगी तो पिस्टन यहाँ आ जाएगी, पिस्टन यहाँ आ जाएगी। जब पिस्टन यहाँ आ गई तो पहले एयर एक्सपैंड हुआ था, इसमें एयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। एयर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी वर्क तो हो ही रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वर्क, लेकिन एयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कंप्रेस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो कंप्रेस ही लिख देते हैं, एयर कंप्रेस हुआ, एयर कंप्रेस हुआ, एयर कंप्रेस हुआ यानी एयर पे काम हुआ, लेकिन किसके द्वारा, एयर के द्वारा हुआ, एयर के द्वारा एयर कंप्रेस हुआ। बाहर एक्सटर्नल फोर्स, ये जो 2 एक्स्ट्रा गोला रखा हुआ था, इसकी वजह से एयर कंप्रेस हुआ। यहां पे वर्क डन अपॉन अ सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो जब भी वर्क अपॉन अ सिस्टम होगा, वर्क अपॉन अ सिस्टम, बाय अ सिस्टम नहीं, वर्क अपॉन अ सिस्टम, तो वर्क डन क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव। वर्क डन क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बात? वर्क जब भी सिस्टम द्वारा वर्क होगा पॉजिटिव, सिस्टम द्वारा वर्क होगा तो सिस्टम पे वर्क होगा तो, सिस्टम पे वर्क हुआ तो, सिस्टम पे वर्क हुआ तो, सिस्टम पे वर्क हुआ तो निगेटिव, सिस्टम द्वारा वर्क हुआ तो, तुम सिस्टम हो, तुम लोग, तुम्हारा काम है पढ़ना, मार के मैं खूब जड़ा के खूब मार दिया मैं, तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। घर पे जाके नेगेटिव ही मेरी बुराई करो, पढ़ाने कुछ नहीं आता है, लतिया लग रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और तुम सच में पढ़ भी लिए तो वर्क डन बाई सिस्टम हो गया। मैं कहूंगा अरे क्या नंबर लेके आया है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ गया ना। ऐसे ही समझ लो, एकदम छोटा सा एग्जांपल रखो, गुरुजी मार दिए, नेगेटिव इंपैक्ट, हम पढ़ के अच्छा नंबर ले आ दिए, पॉजिटिव इंपैक्ट।
सीधी सीधी बात। वर्क डन बाई सिस्टम, हम वर्क कर लेंगे तो पॉजिटिव, हमारे पे वर्क किया जा रहा है तो मतलब समझ गए? ठीक, लिख लो। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखना, इसमें हीट का गेन होता है, ये भी लिख ही लेना। इसमें हीट का गेन होता है और इसमें हीट का लॉस होता है। नेगेटिव वर्क डन में हीट का लॉस होता है, पॉजिटिव वर्क डन में हीट का गेन होता है। इंटरनल एनर्जी का भी गेन होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? इंटरनल एनर्जी का भी गेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो अक्षय, वो अक्षय तो पढ़ा नहीं, तुम पढ़ लो कम से कम, आवारागर्दी कर रहा है, वही जो फिल्म बनाता है। बैक टू बैक साल में 4 देखो ध्यान से, अरे तो नाच गा रहे हैं, पिक्चर उच्चर बना रहे हैं, तो कौन बहुत बढ़िया आदमी थोड़ी हो गए। फॉलो करना है तुमको तो थोड़ा जो है अब्दुल कलाम टाइप आदमी को फॉलो करो। डोनेट भी बहुत ज़्यादा पैसा। अरे करने दो, कोई ठुमका लगाने वाले और इस सब वालों को फॉलो मत क्या करो। हाँ, खोल ये सब खोखला कर रहे हैं पूरी सोसाइटी और पूरे देश को। देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कह सकते हो बता रहा है। सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बताता है, एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, बस वही बता रहा था। और मैं एकदम विधिवत तरीके से बताया था इसको, वही वाला एग्जांपल देके बताता हूँ। ये एक मैंने रख दिया भगोना जिसमें दूध गर्म होता है, पानी गर्म होता है, चाय बनता है, उसको मैंने रख दिया, एकदम ध्यान से सुनना। उसको मैंने रख दिया बर्नर पे। किस पे रख दिया? बर्नर पे रख दिया, ठीक है। बर्नर क्या करेगा? हीट देगा। हीट का लेना या हीट का देना ही डेल्टा क्यू कहलाता है। क्यू यानी के हीट, हीट गेन और लॉस, यानी ट्रांसफर लिख देता हूं सीधे, हीट ट्रांसफर सीधे हीट ट्रांसफर को हम लोग क्यू बोलते हैं या डेल्टा क्यू, सही बात है। इसमें रखा गया है पानी, दूध, कुछ भी अपने हिसाब से रख दो, चाय पत्ती, जो तुमको मन कर रहा हो इस समय वही रख दो, इस पर रख दिए। अब ध्यान से देखना, इसको ढका हुआ है, ये ढक गया है, इसको मैंने ढक दिया एक बर्तन से, किसी एक बर्तन से, किसी एक प्लेट से मैंने इसको ढक दिया। ध्यान से सुनना अब मेरी बात को, किसी प्लेट से इसको मैंने ढक दिया। आयुष बात नहीं बेटा, अब तुम इसीलिए कह रहे हो कि तुम्हारा नमुआ आए बार बार ना, अब लतियाना है, वीडियो इधर घुमा के लतियाऊंगा लातर रात, तब ज़्यादा वायरल होगा। हाँ, अब मैंने इसके ऊपर रख दिया ढक्कन। तो ध्यान से सुनना होगा क्या, जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगा, कोई इसमें टफ नहीं है। क्यू हीट देगा, पहले जो फ्लूइड हम लोग रखे हैं, पानी, सब्सटेंस जो भी रखे हैं, पानी रखे हैं, दूध रखे हैं, चाय पत्ती, जो भी, इसमें क्यू जाएगा, डेल्टा क्यू जाएगा, पूरा डेल्टा क्यू जाएगा। डेल्टा क्यू जाने के बाद क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। क्यों इंटरनल एनर्जी चेंज होगा? क्योंकि हमको पता है कि मॉलिक्यूल जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे मूव करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही मूव करना शुरू कर देंगे उनकी एनर्जी में चेंज आने लगेगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू जैसे ही जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा यू आएगा। तो अब क्या होगा? धीरे धीरे भाप बनेगा, और भाप बन के किस पे प्रेशर लगाएगा? प्लेट पे प्रेशर लगाएगा। तो जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेल्टा यू नहीं हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्यू को टच से मस नहीं कर पाएगा। क्यों बोल रहा हूँ? प्लेट को टच से मस नहीं कर पाएगा। देखो एकदम लॉ ऑफ कंजर्वेशन बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है कि भैया हीट दिए क्यू तो चेंज हो गया इंटरनल एनर्जी। के एनर्जी can't be created, can't be destroyed, it can only change one form to another। तो Q, ये Q जो है वो किस में चेंज हो रहा है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में मदद कर रहा है। अब जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई ठीक ठाक, तो उसके बाद प्लेट में डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा, प्लेट ऊपर मूव करने लगेगा। प्लेट ऊपर मूव करने लगेगा मतलब क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी वर्क हो रहा है। क्या होने लगेगा? अब प्लेट ऊपर भी आएगा, नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, यानी वर्क को क्या लिख सकते हो? dW। वर्क को क्या लिख सकते हो? dW। तो अब देखो ध्यान से, हुआ क्या पूरे प्रोसेस में? क्या हुआ कि हीट गिवन इज इक्वल टू
चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द, अगर सिस्टम द्वारा वर्क डन हुआ तो ये पॉजिटिव, सिस्टम पे वर्क डन हुआ, यही प्लेट मूव कर रहा है, 2 ठो कोयला ला के रख दो, तो अब यही वर्क डन कुछ समय के लिए, फिर कोयले के साथ उठा दिया अगर, तो फिर पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? वो चलता रहेगा, ये पाप पुण्य की लड़ाई चलती रहती है, जान ही रहे हो। हाँ सर अगर प्लेट नीचे आए तो उस टाइम का प्रेशर नहीं होगा? प्रेशर होगा। उठाया उसके देखो अगर 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 प्लेट उठा दिया, प्लेट उठा दिया, प्लेट उठा दिया तो पॉजिटिव वर्क डन, प्लेट नीचे आ गया तो नेगेटिव वर्क डन, भले कोयला नहीं रखे हो तो क्या। हाँ हाँ कोयला रख दी तब तो अइबे करेगा, तब तो अइबे करेगा, तब तो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। हाँ अगर नहीं रखे तब भी समझ लो, तब कंफ्यूज मत रखना। प्लेट ऊपर गया तो नीचे आ गया तो अपने आप नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि जब कंप्रेस हो रहा है तो गैस कंप्रेस हो रहा है तो नेगेटिव, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस। जब गैस एक्सपेंड हो रहा है तो अक्षय समझ में आया नहीं है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसी को कोई दिक्कत? अब इंटरनल एनर्जी का 2 गो फार्मूला है जो बार बार यूज होगा, क्यू का भी और उसी तरह वर्क डन का भी यूज होगा, बार बार यूज होगा। क्या इसका तो सीधे सीधे अभी भी लिखे हो, पीडीवी लिख सकते हो, पीडीवी अभी भी निकाले हो, अभी निकाला है तुमने। और डीक्यू के लिए देखो ध्यान से, मैंने न्यूमेरिकल भी इसका कराया था, याद करो, Q = CV dt, याद करो, एक न्यूमेरिकल कराया था मैंने, देखो देखो क्या फॉर्मूला था उसका। हाँ जल्दी करो। Q = N CV डेल्टा, यही बताया था मैंने। ये भी होगा Q = N CP डेल्टा T, दोनों फॉर्मूला वैलिड है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तो ये वाला लग जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो ई वाला लग जी। क्लियर हुआ? ऐसे भी लिख सकते हो, dq = N CP या CV डेल्टा T या dt, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी फॉर्मूला वैलिड है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। चलो इसको du रखो, भी बताता हूँ उसका। ये समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मूला बताया गया है तुम लोगों को, ऐसा नहीं बताया गया। तो अब जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो इसको। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबारिक है, आइसोकोरिक वगैरह वगैरह बहुत हैं। मैं पहले एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहले मैं एडियाबैटिक को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लेके चल रहा हूँ। पहले मैं एडियाबैटिक प्रोसेस लेके चलूँगा, पहले एडियाबैटिक की बात करूँगा मैं। एडियाबैटिक मैं ये तो बताया ही हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, बताओ शशांक। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? और उत्कर्ष अंदर आ पाएगा, यानी कि ना हीट बाहर जाएगा ना बाहर ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं किसी आइडियल गैस की बात करूंगा, मैं किसी अब आइडियल गैस की बात करूंगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम ध्यान से सुनना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो चालू है ना यार? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि dq = du + dw, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जो जानते हैं। हीट फ्लो रिस्ट्रिक्टेड है एडियाबैटिक में, यानी dq = 0, dq = 0 भाई, क्योंकि हीट रिस्ट्रिक्टेड है। एडियाबैटिक में हीट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब कि न तो हीट सिस्टम के अंदर जाएगा ना सिस्टम से बाहर आएगा। मैं ये भी बताया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर लॉस या गेन नहीं होगा, होगा। हीट बाहर या अंदर नहीं जाने का सीधे सीधे मतलब है कि
हीट जो है यानी कि Q जो है वो बाहर या अंदर नहीं जा रहा है। और जब हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा की बात करते हैं तो हम हीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अभी क्लियर करता हूँ मैं, वो घबराओ नहीं। फिलहाल पहले ये समझ में आ गया ना कि हीट रिस्ट्रिक्टेड होगा यानी dQ इज इक्वल टू 0 होगा एडियाबैटिक में, क्लियर है सबको। यानी कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में तब क्या होगा, du प्लस dw इज इक्वल टू, इतना चीज़ समझ में आई सबको। अब dw इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता है। du क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मोल में एक फॉर्मूला है, सोचो मैं कल लिखवाया हूँ। क्या डी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की जब बात करेंगे मोल यानी मॉलिक्यूल्स यानी मोल्स की ही बात करते हैं हम, तो मोल से मैं करवाया हूँ NCV करके कुछ है, वो DQ के लिए देखो लहा दिया, ये ना झूठ बोल रहा हूँ। नहीं लिख पाया सरकार। कल कहाँ बोला हूँ मैं, कल नहीं। NCV डेल्टा T देखो, यही है। DU NCV डेल्टा T। अच्छा छोड़ो इधर, तो D DQ का भी वही है। हाँ तो अच्छी बात है, Q की वैल्यू बताए थे तब उसी टाइम। तब बताया हूँ पहले, ऐसी बात नहीं है। कोई एब्सेंट रहा होगा कोई नहीं रहा होगा वो अलग की बात है, अभी फिलहाल देख लो। तो dW इज इक्वल टू हो गया PdV और du यानी इंटरनल एनर्जी हो गया NCV dt। CV मतलब समझ रहे हो ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। दो एकदम ध्यान सुनना, पूरा डेरिवेशन शशांक लिखो नहीं बच्चे, पहले समझ लो। मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ, न तुम कहीं भागे जा रहे हो, क्योंकि अभी फीस मिला ही नहीं है। न मैं भागूंगा न तुम को भागने दूंगा। तो du की वैल्यू अगर मैं रखूं, ध्यान से सुनना, NCV dt प्लस PdV, किसी को कोई दिक्कत? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, PV इज इक्वल टू RT। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, बच्चा बच्चा जानता है। इसको क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, NRT होता है कांस्टेंट। PV। क्या नहीं दिख रहा है, वीडियो है ना इसलिए तो बन रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम थोड़ा सा उधर का आ जाओ, इधर आगे आगे। हाँ क्या बच्चा, U is equal to हाँ N 1 ग्राम ऑफ मोल, लो यो कंफ्यूजन क्लियर कर, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, N की वैल्यू 1 हो गई, लो खत्म कहानी। तो PV इज इक्वल टू RT हो गया। तो अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, इसमें लगेगा चेन रूल। कौन सा रूल लगेगा, चैम नहीं चेन, चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या है देख लो पहले, मैं फिर उसी हिसाब से बताऊंगा, जितना बता रहा हूं उतना समझना। चेन रूल ये कहता है कि मान लो ddx ऑफ m इंटू n है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है और दोनों मल्टीपल में है, दोनों। तो पहले एक का डिफ्रेंशिएशन यानी dm अपॉन dx और n ऐसे ही रखेंगे, n ऐसे ही रखेंगे, प्लस अब m का कर दिए तो n की बारी है, dn अपॉन dx और m को अब ऐसा रखेंगे। समझ में आ रही है बात। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं dp अपॉन dt इंटू v। p को कर दिए, v को ऐसे ही रख दिए, प्लस अब v की बारी है, ठीक। इसमें चेन रूल, क्योंकि r कांस्टेंट है तो यहां पे सिर्फ बच जाएगा। अब यहां से अगर हम लें तो देखो सब जगह dt dt है, तो क्या बच जाएगा एक तरीके से तुम्हारा, ध्यान से देखना, dpv लिखना नहीं आयुष, पहले समझ लो, pdv इज इक्वल टू dt। उसमें भी तो v बाहर आ जा रहा है। ठीक है, अरे r नहीं लिखे, r dt, क्या v बाहर आ जा रहा है, v dp pdv, वो तो पहले अगल बगल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम ये ऐसे भी लिख सकते हो। चलो v डॉट dp, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई 3 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 3 लिखो, क्या दिक्कत है, इसमें भी एकदम पगला जाते हैं सब। इतना ध्यान से नहीं समझना है। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई। अब गौर देखना, गौर से आगे देखना, ये मिटा रहा हूँ मैं, यहीं पे कहानी
में ट्विस्ट आ जाएगा। अब क्या आएगा कहानी में ट्विस्ट वो देखना। dt की वैल्यू निकालना है अगर हमको, तो r को नीचे लेके जाएंगे, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dp प्लस p अपॉन, इस dt की वैल्यू हम कहाँ रख दें, पहले मैं इक्वेशन का नाम दे दूं, एकदम ध्यान से देखो, ये मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1, ये ही वाला मैं लिख देता हूं इसके बगलिए वाला इक्वेशन 2। तो अब मैं लिख रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ dt इन इक्वेशन सेकेंड। dt कहाँ है, यहाँ पे है देखो, तो वैल्यू रख रहा हूं, तो देखो n cv v dp प्लस p dv अपॉन r, dt की जगह रख दिया, प्लस p dv इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। अब मैं इस पूरे टर्म में किससे इंटू कर दे रहा हूं, r से। इस पूरे टर्म में किससे इंटू कर देता हूं, तो मुझे r, अगर LHS में r का इंटू किया हूं तो RHS में भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो 0 इंटू r, 0 इंटू r, उधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर जब मैं पूरे टर्म में r से इंटू करूंगा तो r का इंटू इसमें भी होगा, r का इंटू, तो इसमें r का इंटू होगा तो r, यानी क्या हो जाएगा, NCV VDP प्लस PDV प्लस RPDV इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नोट करो, बोर्ड भर गया है क्योंकि आगे कराना है, जल्दी से नोट करो। वीडियो से ही लिखना है, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं पढ़ाते पढ़ाते, पता नहीं क्या था। तो देखो अब एकदम ध्यान से, अरे हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, एकदम देखो, अब एकदम ध्यान से देखो, कुछ वैल्यू नहीं। देखो यहाँ से वीडियो देख के लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में तो मैं देने वाला हूँ बेटा ये। उसका कारण ये है कि ना तो कहीं अधिक प्रदीप में दिया है, ना तो कहीं NCERT में दिया हुआ है, तो सब लड़के नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो वीडियो नहीं देखा होगा, देखो ध्यान से, कोई नहीं कर पाए। तो NCV इधर हो गया VDP प्लस PDV प्लस RPDV इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। वी नो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू, CP माइनस CV इज इक्वल टू, तो R की जगह हम लिख दे रहे हैं CP माइनस CV, तो हो जाएगा NCV VDP प्लस PDV प्लस ये हो जाएगा CP माइनस CV PDV इज इक्वल टू 0। PDV का इंटू कर देंगे इसमें भी, और NCV को भी अंदर ले जाके इंटू कर दे रहा है। अब ध्यान देना आयुष, अब मत लिखो, अब एकदम ध्यान देना, बस यहीं पे गामा आया है, एकदम ध्यान देना। अंदर ले जाएंगे तो NCV VDP, समझ में आई बात। इसको इससे इंटू कर दिए, एकदम ध्यान से देखना है। उत्कर्ष, ये समझ में आया स्टेप। NCV का इंटू अब इसमें कर देंगे तो प्लस NCV P, क्लियर हुआ, प्लस CP का इसमें इंटू, तो CP PDV प्लस माइनस माइनस CV PDV इज इक्वल टू, ये n कहाँ से लिख दिया मैं यार, अच्छा n की वैल्यू 1 है, 1 ग्राम ऑफ मोल ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हटा देता हूँ 1 की को, ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। n की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने उसका यहाँ लिख देता हूँ। चलो n इज इक्वल टू 1 है, सब लोग सुन लो, इसलिए उसको हटा दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब CV PDV और CV PDV कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा,
CV V DP प्लस CP P DV इज इक्वल टू, बस एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर ध्यान दे दिए तो बच गए, नहीं तो फिर वही डॉक्टर निकल के जो से बोलते हैं आई एम सॉरी। एकदम ध्यान से सुनना। ऑन डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई CV PV, CV PV से डिवाइड करते हैं, पूरे सब में डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, CV VDP अपॉन CV PV प्लस CP PDV अपॉन CV PV इज इक्वल टू, उधर तो कोई मतलब ही नहीं है, CV खत्म, PV खत्म, VV भी खत्म, इधर से क्या खत्म, P और, एकदम ध्यान से देखना। तो यहाँ क्या बच गया, CV खत्म हो गया, V से V खत्म हो गया, DP अपॉन P हो गया, प्लस CP अपॉन CP अपॉन, अरे आगे लिख रहा हूँ यार, पहले CP अपॉन CV पे गौर करो ना, यही तो गामा था, गामा आ गया की तरह, मेहनत करने के बाद, जद्दोजहद के बाद, DV अपॉन V इज इक्वल टू, अब जानते हम लोग सदियों से थे, कैसे आया ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि गामा इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, तो लिख देंगे DP अपॉन P प्लस गामा DV अपॉन V इज इक्वल टू 0। अब कहानी शुरू होती है, देखो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है log x, एंटी डिफरेंशिएशन log x, कैसे वैसे मत जानो, log x का 1 अपॉन x, तो 1x का हो जाएगा log x, एंटी डेरिवेटिव। उसी तरह v का हो जाएगा, सॉरी p का हो जाएगा log p, यार 1/x का log x हो गया, 1/t का log t हो जाएगा, 1/p का क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा। मर जाते हो तुरंत। ये dp क्या है, डिफरेंशिएशन का साइन है, तो हम उल्टा कर दे रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव। अगर देखो ध्यान से, 1 अपॉन x dx लिखा है, इसका एंटी डेरिवेशन कर देंगे तो ये log x हो जाएगा, पूरा शुद्ध रूप से ऐसे समझ लो। उसी तरह ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, अगर dt लिखा है तो ये log t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इसको ऐसे, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 1 अपॉन पी डी पी लिख सकते हैं भाई, ठीक, प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं y 1 अपॉन v dv। अब log का एक और नियम, log का एक और नियम सुनो, अगर log अगर t के पावर m लिखा हुआ है, अगर t के पावर, इसमें अगर हम log लगाएंगे, इसमें अगर हम log लगाएंगे तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा m log t। ये एक्सप्रेशन है, ये रूल है, मैथ का रूल है, ये प्रॉपर रूल है, हम कोई ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल बात नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह अगर दो चीज डिवीजन में है, m और n, अरे सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनका log अगर लेंगे तो ये हो जाएंगे log m प्लस log, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, mn के पहले log रहेगा। हाँ तो mn के पहले ही तो log लगाए हैं। अच्छा ये, हाँ सॉरी यहाँ भूल गया, log mn, ध्यान, अरे सुन लो, फिर से सुन लो, ऐसे सुन लो, अगर एक्सप्रेशन है log t के पावर n, तो ये हो जाता है n log t, समझ रहे हो। अगर log m इंटू n हुआ तो ये हो जाता है log m प्लस log, अगर log m बाई n हुआ तो ये हो जाता है log m माइनस, अब क्लियर हो रहा है, इमेजिन हो रहा है log का कहानी। तो ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना कि क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन p log p प्लस
वाई यानी गामा लॉग बी ये हो गया, बराबर जी। ये 0 है। जब इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट करते ही क्या आ जाता है, कांस्टेंट लग जाता है। इंटीग्रेट करते ही कांस्टेंट लग जाता है, मैथ का नियम है, घबराओ नहीं, होता है। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं भाई? ये पहले तुमको ये समझना है, ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद क्या होता है कि अब हम इस स्टेप के बाद ले लेंगे एंटी लॉग। क्या ले लेंगे? जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग पी प्लस गामा लॉग, तो गामा लॉग वी को वी के पावर गामा लिख सकते हैं। गामा लॉग वी को वी के पावर गामा लिख सकते हैं ना, घबराना नहीं है। अगर लॉग टी के पावर m n है तो ये n लॉग t भी तो है, या ऐसे समझ लो अगर नहीं है तो t के पावर n तो n लॉग t। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है कि n log t कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये है t के पावर n। उसी तरह कहीं p log q लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये q के पावर p है। लॉग क्यू के पावर, हाँ वही यार, लॉग का है, ठीक है। लॉग पूरा पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को, तो मैं पढ़ा दूंगा, अभी फिलहाल ऐसे समझ लो। तो ये जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग p का p, यस सर बी हो जाएगा और बीच में क्या है? प्लस प्लस है। प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस इनटू में। इनटू वाला प्लस में तो प्लस वाला इनटू में, डिवाइड वाला माइनस में, माइनस वाला डिवाइड में। तो p इंटू v के पावर इज इक्वल टू, ये आया है p डॉट v के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब हम लॉग को हटाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो फिलहाल ये नोट करो, तुम जो कह रहे हो वो हम तुम्हारा पीवी के पावर कहाँ से आया ये समझ में आया आज, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना और वीडियो से नोट कर लेना सब लोग।